आपको सैटेलाइट से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलों द्वारा की गई तबाही के सबूत मिले हैं। यह वही एयरबेस है जहां इजराइल की एयरफोर्स अपने F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात रखती है और सैटेलाइट से आई तस्वीरों में इस एयरबेस पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में यह नजर आ रहा है कि इस एयरबेस के 2 हैंगर्स को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है और इनमें से एक हैंगर पूरी तरह टूट गया है। हालांकि रनवे पर खड़े विमानों को कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह भी संभव है कि अगर हैंगर में विमान होंगे तो हो सकता है उन्हें जरूर कोई नुकसान पहुंचा हो, जिससे रनवे के संचालन में यह भी हो सकता है कि कुछ परेशानी हुई हो। अब आप देख सकते हैं, ये हैंगर्स की तस्वीर आप देख सकते हैं और गड्ढा जो हुआ है ये ईरान ने जो मिसाइल हमला किया था ये वो गड्ढा है। आपको याद होगा ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसने इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमानों को इस हमले में नष्ट कर दिया है, लेकिन इजराइल ने यह कहा कि उसके एक भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है और उसके फाइटर जेट्स, उसके ड्रोन्स और दूसरे हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन इस एयरबेस पर बने गड्ढे और हैंगर्स में हुए नुकसान से यह जरूर साबित होता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान की शायद बहुत सारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। पहले की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको फिर से दोबारा दिखाता हूं। देखिए, यह पहले की तस्वीर है जो सैटेलाइट से ली गई थी। हम एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जो हमले से पहले की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की तस्वीर है और इन तस्वीरों में आपको नुकसान नजर आ रहा है। यह वही हवाई अड्डा है, यह वही एयरबेस है जिस एयरबेस पर इजराइल अपने F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात रखता है। अब आपको इजराइल पर ईरान के हमले की कुछ ताजा तस्वीरें दिखाते हैं जो तब ली गई हैं जब ये मिसाइलें जॉर्डन की हवाई सीमा से होकर गुजर रही थी। यानी जब ये मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से गुजर रही थी तब ये तस्वीरें ली गई हैं और इस वीडियो में मिसाइल्स की 2 लहरें जाती हुई आपको दिखाई देंगी। इसमें दूसरी लहर ज्यादा बड़ी है जिसमें ज्यादा संख्या में मिसाइल दिखाई दे रही हैं और इस वीडियो में जॉर्डन की मिसाइल्स भी आपको दिखाई देंगी जो ईरान की कुछ मिसाइलों को अपने एयर स्पेस में घुसने की वजह से नष्ट कर रही हैं। जॉर्डन का कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं होने दे सकता। अब ये तस्वीरें देखिए जो बिल्कुल नई तस्वीरें हैं और जॉर्डन में एक व्यक्ति ने, एक फोटोग्राफर ने इन्हें कैप्चर किया है। अब आपको यह बताते हैं कि ईरान ने एक रात में जितनी मिसाइलें इजराइल में दागी उनकी कीमत क्या हो सकती है और इन मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल ने कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि हर एक मिसाइल से बचने के लिए ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम आयरन डोम भी कहते हैं वो भी इन मिसाइलों को नष्ट करने के लिए मिसाइल छोड़ता है। अब देखिए, जो मिसाइल ईरान छोड़ता है अपने डिफेंस में इन हमलावर मिसाइलों को नष्ट करने के लिए, उसकी कीमत क्या है और जो मिसाइल्स ईरान ने छोड़ी हैं उनकी कीमत क्या है। तो इस हमले में ईरान ने फतह 2 और शाहदाब 3 जैसी मिसाइल्स का प्रयोग किया। इनमें से फतह 2 मिसाइल की कीमत है 84 लाख रुपए, एक मिसाइल की कीमत है 84 लाख रुपए, जबकि शहाब 3 मिसाइल की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिर से आप सुन लीजिए, एक मिसाइल की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 15 से 20 करोड़ शहाब 3 जो है, ऐसा बताया जा रहा है 15 से 20 करोड़ रुपए उसकी कीमत है और फतह 2 की कीमत है 84 लाख रुपए के आसपास। अब जितनी मिसाइलें ईरान ने छोड़ी हैं उसके हिसाब से अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं, एक अंदाजा लगाएं, तो ईरान ने इस हमले में एक रात में लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए होंगे इन मिसाइल्स पर। यानी 200 करोड़ रुपए के आसपास की मिसाइल्स ईरान ने एक रात में इजराइल पर दाग दी। और इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने जिस डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया उस पर कितना पैसा खर्च हुआ यह भी आज आपको जानना चाहिए। इजराइल के पास इस समय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक है आयरन डोम
दूसरा है डेविड स्लिंग और तीसरा है एरो डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम की एक मिसाइल का खर्च है लगभग 33 से 34 लाख रुपए एक मिसाइल का। डेविड स्लिंग की एक मिसाइल का खर्च है 8 करोड़ रुपए और इतने पैसे से ईरान की लगभग 10 फतह 2 मिसाइल्स तैयार हो सकती हैं। इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली एक मिसाइल की कीमत है लगभग 29 करोड़ रुपया। और आपको याद होगा इस साल अप्रैल के महीने में जब ईरान ने इजराइल पर एक और हमला किया था, तब उस हमले को रोकने के लिए इजराइल ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इस खर्च में उस ईंधन की कीमत भी शामिल है जिससे 5 से 6 घंटे तक इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को हवा में रखा था और अपने लड़ाकू विमानों को भी उसने डिफेंस सिस्टम के साथ अटैच किया था, उनका डिफेंस सिस्टम के तौर पर प्रयोग भी किया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ईरान के इस हमले में इजराइल ने कितना पैसा बहा दिया होगा इस हमले से बचने के लिए। अप्रैल के हमले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बार उसने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्रयोग किया है और इसका कारण यह है कि ड्रोन्स मिसाइल्स के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से उड़ते हैं, जिन्हें इजराइल का आयरन डोम आसानी से नष्ट कर पाता है। वो इसलिए कि जब दूसरी मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं या ड्रोन छोड़े जाते हैं, इनकी स्पीड कम होती है और इसलिए आयरन डोम को समय मिल जाता है इन मिसाइल्स को और इन ड्रोन्स को ट्रैक करने का और फिर वो इन्हें बहुत आसानी से मार गिराता है। लेकिन इस बार ईरान ने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही इस्तेमाल किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी रफ्तार बहुत तेज है। एक सेकंड में 4,500 किलोमीटर, एक सेकंड में 4.5 किलोमीटर की रफ्तार इनकी होती है, जिससे इजराइल को ज्यादा नुकसान इस बार पहुंचा। और ये इजराइल के नेवतिम एयरबेस की तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस बार सारी मिसाइल्स को ट्रैक नहीं कर पाया, सारी मिसाइल्स को वो रोक नहीं पाया, क्योंकि इस बार ईरान ने जो सारी मिसाइल छोड़ी थी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थी और बड़ी संख्या में उन्होंने एक के बाद एक ये मिसाइल छोड़ी हैं। लगभग 180 से 200 मिसाइल्स उन्होंने दागी थी, जिसमें से कुछ मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल के छूट गई। और तभी हमने आपको उस एयरबेस की तस्वीरें दिखाई जहां पर ये मिसाइल्स पहुंच गई और उन्होंने एयरबेस पर यह नुकसान किया है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है। और एक तरफ इजराइल ईरान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी सेना लेबनान के अंदर प्रवेश करती जा रही है। इजराइल के सैनिकों ने पिछले 4 दिनों में हिजबुल्लाह के 299 आतंकवादियों को मार दिया है, लगभग 300 आप मान लीजिए। इजराइल ने वीडियो जारी किया है एक, और उस वीडियो में दावा किया है कि उसका ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिण लेबनान में अभी खत्म नहीं हुआ है और उसकी जमीनी लड़ाई हिजबुल्लाह से अब भी चल रही है। तो आप देखिए इस समय इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से बहुत ही सख्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इजराइल लगातार यह धमकी दे रहा है कि वो ईरान का नामो निशान मिटा देगा और ईरान ने जो हमला किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और वो ये कहता है कि हमने इजराइल में बहुत तबाही मचाई है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्से से लेकर लेबनान की राजधानी बेरूत तक हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अब निशाना बना रही है, लेकिन अभी उसने ईरान के इस मिसाइल के हमले का कोई जवाब नहीं दिया है। तो बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो हमला कर दिया, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं, इजराइल ने अभी तक ईरान के इस हमले का कोई जवाब नहीं दिया है। ईरान की सेना माफ कीजिएगा, इजराइल की सेना लेबनान में तो घुसी हुई है, वो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ढूंढ रही है, चुन चुन कर उन्हें मार रही है, लेकिन अभी तक इजराइल ने ईरान को जवाब नहीं दिया है। और इसका मतलब यह है कि इजराइल के वॉर रूम में इस समय रणनीतियां तो बन रही होगी या बन चुकी होगी और इजराइल यह तय कर चुका होगा कि यह जवाब कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा। और ईरान और इजराइल के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान के राष्ट्रपति कतर पहुंच गए हैं और कतर एक ऐसा देश है जो अमेरिका और ईरान दोनों का सहयोगी है और कतर इस वक्त इजराइल के खिलाफ
और ईरान के पूरी तरह से समर्थन में है। कतर से ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को यह चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसे फिर से बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा कतर की जो भूमिका होती है हमेशा वो एक मध्यस्थ की होती है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में सारा ये घटनाक्रम चल रहा था तब भी अफगानिस्तान को लेकर भी मध्यस्थता कतर में ही हुई थी, अमेरिका और तालिबान के बीच। इस बीच इजराइल ने सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की है और सीरिया की राजधानी दमिश्क में नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर की मौत हो गई है। इस हमले में ईरानी सेना के एक सलाहकार की भी मौत हो गई और कल ईरान की राजधानी तेहरान में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की शोक सभा है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का भाषण भी होगा और यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और खामनेई इस भाषण में क्या कहेंगे पूरी दुनिया की नजर है और हो सकता है कि इस भाषण में वो कोई बहुत बड़ी घोषणा कर दें, बहुत बड़ा ऐलान कर दें। जब पूरा की पूरा एक वर्ग एक आतंकवादी को अपना हीरो समझ ले तो फिर उस मुल्क की आगे की पीढ़ियां और भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। किसी जमाने में गल्फ देशों का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला लेबनान आज उसी दौर से गुजर रहा है। कट्टरपंथियों ने एक मॉडर्न सोच वाले मुल्क को कई वर्ष पीछे धकेल दिया है। अब कैसे ये कट्टरपंथी अपनी सोच से नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं उसकी खबर आपको आज हम दिखाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नसरल्लाह की मौत के बाद कई देशों के माता पिता अपने नवजात बच्चों के नाम नसरल्लाह रख रहे हैं, यानी बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि नसरल्लाह उनका हीरो है। पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि नसरल्लाह उनका हीरो है और वो अपने बच्चों के नाम इस आतंकवादी नसरल्लाह के नाम पर रख रहे हैं। और आपने देखा होगा यहां भारत में भी बहुत सारे लोगों ने ये नारे लगाए। पूरी दुनिया में बहुत सारे जो नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थक हैं वो नारे लगा रहे थे कि कितने नसरल्लाह मारोगे, हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। अब आप देखिए कैसे हर घर से एक नसरल्लाह निकल रहा है। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से लगभग 100 नवजात शिशुओं का नाम नसरल्लाह रखा गया है और वहां के मीडिया के अनुसार यह कदम नसरल्लाह के सम्मान में उठाया गया है। वो लोग नसरल्लाह को शहीद मान रहे हैं और यही वजह है कि कई देश इस तरह के आतंकवादियों के शव को सौंपने से हमेशा बचते हैं। जब भी किसी बड़े आतंकवादी को मारा जाता है तो अमेरिका जैसे जो देश हैं वो कभी भी आतंकवादी का जो शव है उसे उसके परिवार को नहीं सौंपते और पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आपको याद होगा उसामा बिन लादेन का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही अमेरिका ने उसकी हत्या करने के बाद बिना लोकेशन की जानकारी दिए उन्होंने समुद्र में उसको डाल दिया था, क्योंकि जब आतंकवादियों के शव सौंप दिए जाते हैं परिवार को तो फिर उसका एक जुलूस निकाला जाता है और लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे कि नसरल्लाह के मामले में हो रहा है। अब वहां के लोग नसरल्लाह के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। वैसे इसी तरह की सोच जो होती है वो सीमाओं से परे होती है। अपने देश में भी यानी भारत में भी बहुत सारे लोग इस तरह की सोच वाले हैं और यही वजह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद हमारे यहां भी बहुत सारे शहरों में प्रदर्शन हुए थे और लोग रो रहे थे, रोते रोते नारे लगा रहे थे कि एक नसरल्लाह मारोगे हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। ये तो किसी और देश की तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारे देश की तस्वीरें हैं और ये सारी तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि हमारे अपने देश में भी नसरल्लाह के कितने समर्थक हैं। अपने देश में भी भारत में भी नारे लग रहे हैं कि कितने नसरल्लाह मारोगे घर घर से नसरल्लाह निकलेगा। क्या लखनऊ, क्या सुल्तानपुर, रायपुर, कारगिल, बड़गाम। अब हम आपको बेरूत से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इजराइल की सेना अभी भी लेबनान में किस तरह का ऑपरेशन चला रही है। मेरे पीछे ये दक्षिणी बेरूत का इलाका है जो बिल्कुल
भीतर में जो है कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। वहाँ पर पिछले 2 दिन के दौरान करीब 10 जो है एरियल स्ट्राइक्स आईडीएफ ने कैरी की है और भारी क्षति अंदर जगह जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है उनको पहुंचा है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर व्यवसाय थे जो उन हमलों की चपेट में आए हैं या आसपास उनके थे, उनमें भी पूरी तरह से हर तरफ तबाही दिखती है। बुधवार को 8 जगहों पर जो है आईडीएफ ने निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ आसपास की कई इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अब सदा से गाजा में किसी भी बिल्डिंग पर हमला करने से पहले आईडीएफ वहाँ पर लोगों को आगाह करती थी कि कोई मखसूस इमारत जो है वो ढहाई जाएगी या उस पर एयर स्ट्राइक किया जाएगा। कुछ इसी तरह से यहाँ दक्षिणी बीरूत में भी अब इजराइल की जो सेना है वो उस तरह के आदेश जारी करती है और फिर मिनटों में आसपास जो लोग होते हैं वो खाली कर देते हैं उस पूरे इलाके को और वहाँ पर फिर बमबारी शुरू हो जाती है। दरअसल अगर दक्षिणी बीरूत की बात की जाए, बीरूत शहर का सबसे गुंजान आबादी वाला ये इलाका है। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी तरह से जो है पूरा इलाका खाली हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं। बाकी जान बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित देखने के लिए लोग यहाँ से पहले ही जो है पलायन कर चुके हैं और खतरा भी इस पूरे इलाके में बना हुआ है कि यदि वहाँ पर लोग रहें तो कब और किस वक्त इजराइल की तरफ से जो है वहाँ पर हमला किया जाएगा तो उसमें जो है लोगों को क्षति पहुंचेगी। तो आज की जो सबसे खास खबर हम आपके लिए लेकर आए थे वो ये है कि हमने आपको इजराइल के एक एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई हैं। उन सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे जो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हमले के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कैसे ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहा है। और ये नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है ये वैसे ही होती है कि एक मिसाइल अगर दुश्मन देश ने छोड़ी है इजराइल पर, तो इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए एक और मिसाइल को छोड़ता है और फिर ये मिसाइल हमलावर मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइल्स को रोकने में चूक गया और कुछ मिसाइल इजराइल के एयरबेस तक पहुंच गई जहां उन्होंने नुकसान किया। अब वो सैटेलाइट तस्वीरें एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां अगर आपने देखा हो तो कुछ मिसाइल वाकई गिर रही हैं इजराइल के ऊपर, जो अभी आपने देखा। और अब देखिए हमले से पहले की तस्वीर इस एयरबेस की, नेवातिम एयरबेस है ये, और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं उसमें आपको नजर आएगा कि यहां पर मिसाइल ने नुकसान किया है, नुकसान पहुंचाया है। यह वही एयरबेस है जहां F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाता है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है यह अभी कहा नहीं जा सकता। अब हम आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं और आपको यह बताएंगे कि भारत का भगोड़ा जाकिर नायक आजकल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जाकिर नायक को जबरदस्त स्वागत मिला है, रेड कार्पेट वेलकम मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकिर नायक से मुलाकात की है और पाकिस्तान कैसे भारत के हर मोस्ट वांटेड आतंकवादी को, हर मोस्ट वांटेड व्यक्ति को, हर भगोड़े को कितनी इज्जत से अपने यहां खास मेहमान बनाकर मिलता है, आज देखने वाली बात यह है। और जाकिर नायक पाकिस्तान में हैं, इसलिए अब आपको दिखाएंगे कि भारत के मोस्ट वांटेड और कट्टर इस्लामिक उपदेश देने वाले जाकिर नायक को पाकिस्तान में रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है। जाकिर नायक पाकिस्तान में लगभग 1 महीने तक एक खास मेहमान बन के रहेगा। वो पाकिस्तान की संसद में भी जाएगा, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने जाकिर नायक से मिलकर जाकिर नायक की खूब जमकर तारीफ की है
पहले आप ये जरा वीडियो देखिए और सोचिए कि पाकिस्तान में कैसे उसे खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकिर नाइक से मिल रहे हैं। तो अब आपने इस वीडियो में क्या देखा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो जाकिर नाइक से मिल रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपके वीडियोस देखता हूं, उनके योगदान की तारीफ कर रहे हैं कि आपने इस्लाम के प्रचार और प्रसार में बहुत जबरदस्त योगदान दिया है और लगातार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह फर्क है ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भारत और पाकिस्तान में। भारत में इस आदमी पर प्रतिबंध है, भारत इस आदमी को ढूंढ रहा है, भारत इसे भगोड़ा मानता है और यह भारत के मोस्ट वांटेड लोगों में से है। और पाकिस्तान भारत के इस भगोड़े को अपने देश में बुलाता है, रेड कार्पेट वेलकम देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसे बुलाकर उसके सामने उसकी तारीफ करते हैं, उसे विशेष मेहमान बनाकर 1 महीने तक पाकिस्तान अपने यहां रखेगा। उसे पाकिस्तान में जबरदस्त सिक्योरिटी दी गई है और फिर पाकिस्तान यह भी सोचता है कि भारत उससे दोस्ती कर ले। पाकिस्तान की यह भी उम्मीद रहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो जाए और तनाव कम हो जाए। अब आप खुद सोचिए, तनाव कैसे कम हो जाएगा? जब भारत के दुश्मन को पाकिस्तान अपना दोस्त बनाता रहेगा तो तनाव कैसे कम होगा? पाकिस्तान वो देश है जो भारत के हर दुश्मन और हर भगोड़े के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। जाकिर नाइक भी एक ऐसा ही भगोड़ा है, भारत का मोस्ट वांटेड है। वर्ष 2016 में जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जाकिर नाइक के खिलाफ जांच शुरू की थी, तब वो भारत से भागकर मलेशिया चला गया था और अब वो मलेशिया का नागरिक है, मलेशिया में ही रहता है। मलेशिया ने भी वही काम किया जो पाकिस्तान कर रहा है, हमारे एक भगोड़े को अपने यहां शरण दे दी और अब जाकिर नाइक खुलेआम मलेशिया में रहता है और वहां से अपने वीडियोस बनाता है। 58 साल का जाकिर नाइक 4 दिन पहले पाकिस्तान पहुंचा है, वहां उसका जबरदस्त स्वागत हुआ है और वो 1 महीने तक पाकिस्तान में एक खास मेहमान के तौर पर रहेगा और कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में जाकर भाषण देगा। भाषणों में क्या कहने वाला है आप सब जानते हैं। पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को अपने यहां की सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी है और उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया है। 32 साल पहले 1992 में भी जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर गया था। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में एक अनाथालय का दौरा किया, लेकिन इस मौके पर जाकिर नाइक की कट्टरपंथी सोच एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख ली और उनकी इस कट्टरपंथी सोच की वजह से वहां एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। जाकिर नाइक ने मंच सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि मंच पर अनाउंसर ने उन लड़कियों को बेटी कहकर संबोधित किया जो वहां पर मौजूद थी। अनाथालय की जो लड़कियां थीं उन्होंने उन्हें बेटी कहकर संबोधित कर दिया और इस बात पर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया और जाकिर नाइक ने कहा कि इन अनाथ लड़कियों को बेटी नहीं कह सकते। तो ये सोच जाकिर नाइक ने वहां भी दिखा दी। और एक और दिलचस्प बात आपके लिए यह है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो 3 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। और मलेशिया वही देश है जिसने जाकिर नाइक को शरण दी थी और वहां के प्रधानमंत्री कई बार जाकिर नाइक के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। और पिछले महीने मलेशिया के प्रधानमंत्री दिल्ली भी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर भारत सबूत देगा तो वो जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर विचार कर सकते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि उन्होंने जाकिर नाइक को पहले पनाह दी और आज मलेशिया के प्रधानमंत्री और जाकिर नाइक दोनों ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। जाकिर नाइक को भारत सरकार एक भगोड़ा मानती है, कट्टरपंथी मानती है और जिस पर हमारे देश में धर्म परिवर्तन से लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने के आरोप हैं। ये सारे बहुत गंभीर आरोप हैं। भारत में इस कट्टरपंथी की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है और कुछ दिन पहले जाकिर नाइक ने भारत के मुसलमानों को वक्फ बिल को लेकर भी भड़काने की कोशिश की थी, तब उसने एक वीडियो जारी किया था। तो जाकिर नाइक रोका नहीं है, भारत ने उस पर प्रतिबंध तो लगा दिया। भारत
ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। भारत में उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन जाकिर नायक ने सुधरने का नाम नहीं लिया। अब भी वो वैसा ही जहर उगलता है जैसा पहले उगलता था, और अब वो मलेशिया में बैठकर अपने वीडियोस बनाता है। और सबसे खास बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ डिजिटल है। आज के जमाने में सीमाएं मायने नहीं रखती, किसी व्यक्ति की लोकेशन मायने नहीं रखती। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हुआ आज टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं भी पहुंच सकता है, और उसे उस देश में जाने की भी जरूरत नहीं है। और जाकिर नायक जैसे जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं पर भी बैठे होते हैं दुनिया में, और वो जहां भी उन्हें दंगे भड़काने होते हैं, जहां भी जहर फैलाना होता है, वो ये काम लगातार करते चले जाते हैं। अब फर्क ये है कि जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं, जिन देशों में ये लोग बैठे हैं, अगर वो देश सहयोग करना बंद कर देंगे, अगर वो देश तमाशा देखना शुरू कर देंगे, अगर वो देश इन्हें बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, तब दो देशों के संबंधों में खटास पैदा होती है। आपने देखा होगा एक और आतंकवादी है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, पन्नू। वो भी लगातार भारत के खिलाफ वीडियो जारी करता है, और वो अमेरिका में बैठकर ये वीडियोस जारी करता है, और उसका असर भारत में होता है। लेकिन अमेरिका उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं, उसे रोकने के लिए तैयार नहीं। एक और हमारा भगोड़ा मलेशिया में बैठा है, मलेशिया इसे रोकने को तैयार नहीं है, और अब ये पाकिस्तान में बैठा है। और इसीलिए इस तरह के लोगों को रोकने के लिए दुनिया भर में जब तक देश आपसी सहयोग नहीं करेंगे, कट्टरपंथी होने का की जो परिभाषा है, जब तक उस पर एक साथ सहमत नहीं होंगे, आतंकवाद की परिभाषा पर एक साथ सहमत नहीं होंगे, तब तक ये सारे लोग सीमाओं का फायदा उठाते रहेंगे, अलग अलग देश के कानूनों का ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे, और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते रहेंगे। हमारे देश में आजकल चुनाव का माहौल है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, और आपको हरियाणा की राजनीति का आज का सबसे दिलचस्प रंग दिखाते हैं। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन राजनीति में कहते हैं कुछ भी संभव है, और उसकी एक तस्वीर हरियाणा की सियासत में आज देखने को मिली है। आपको एक ही दिन की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आज के दिन की दो तस्वीरें। दोनों ही तस्वीरों में आपको सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में वो जींद में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके करीब 2.5 घंटे के बाद वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के मंच पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में अशोक तंवर ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हुड्डा से ही नाराज होकर अशोक तंवर बीजेपी में गए थे, लेकिन आज मंच पर वो उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए। आपको यहां यह भी बताएं कि अशोक तंवर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही बड़ी नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। यानी कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा को लेकर खींचतान की खबरें लगातार जो चल रही हैं, उसमें अब अशोक तंवर की इस अंदाज में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है, जो यह भी बताती है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आज दिन में अशोक तंवर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, और बीजेपी का प्रचार करते करते वो कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए। कांग्रेस के मंच पर वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर खड़े हैं, और देखिए राजनीति के एक ही दिन में दो रंग। सियासत में संभावनाओं की तलाश अक्सर विचारधारा और पार्टी की लाइन और लेंथ पर भारी पड़ जाती है। अब अशोक तंवर को आप देख लें, पिछले 5 वर्षों में 4 पार्टियों से होते हुए अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये 5 साल में अशोक तंवर का राजनीतिक सफर है। 2019 में अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की, यानी ममता बनर्जी की पार्टी में गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर वहां से होते हुए बीजेपी में आ गए, और अब फिर से वो कांग्रेस में चले गए। तो देखिए कैसे ये जो चक्र है अशोक तंवर का, ये पूरा हुआ है। और हमारे देश में नेताओं ने एक लाइन बहुत अच्छी बनाकर रखी है, जो हम भी आपको बताते रहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये सब नेता कहते हैं, और ये कहकर वो अपने लिए सारे रास्ते खोल लेते हैं। यानी नेता कुछ भी करे, विचारधारा को पीछे रख दे और
किसी के साथ भी हाथ मिला ले, अपने दुश्मनों के साथ बैठ जाए, अपने दुश्मनों को अपनी पार्टी में ले आए या अपने प्रतिद्वंदियों की पार्टी में खुद जाकर शामिल हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बार बार आपको कहेंगे कि ये तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति में ना पक्के दोस्त होते हैं ना पक्के दुश्मन होते हैं, ना परमानेंट दोस्त ना परमानेंट दुश्मन। ये सारे जो सिद्धांत हैं ये हमारे देश में आम आदमी के लिए ही हैं। आम आदमी सिद्धांतों से बंधा रहता है, आम आदमी सच और झूठ के साथ बंधा रहता है, आम आदमी नैतिक और अनैतिक चीजों के साथ बंधा रहता है और हमेशा ये सोचता है कि वो जो भी करेगा उसमें क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। लेकिन नेता जो सत्ता के लिए उन्हें ठीक लगता है वो करते हैं। आपको हम एक बहुत खतरनाक विश्लेषण दिखाने वाले हैं और आप ध्यान से इस विश्लेषण को देखिएगा और खास तौर पर अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो यह विश्लेषण उनके लिए भी है। इसलिए अब आपको ब्लैक प्लास्टिक के बर्तनों का एक काला विश्लेषण हम दिखाएंगे। आजकल आप जब भी अपने घर से बाहर खाना ऑर्डर करते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो अक्सर ये खाना काले रंग के प्लास्टिक के डिब्बों में आपके घर में आता है, जिसे कई बार आप अपने घर में ही रख लेते हैं, अपनी रसोई में रख लेते हैं और फिर रसोई में इस्तेमाल करते चले जाते हैं। अब नई स्टडी में पता चला है कि इस ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है। मैं पहले आपको वो डब्बे दिखा देता हूं। आज पूरी की पूरी ब्लैक प्लास्टिक की रसोई में आपके पास लेके आया हूं। मैं इन डब्बों की बात कर रहा हूं। देखिए, यहां से आप देख लीजिए, इस डब्बे में जब आप कई बार खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, तो इस डब्बे में वो खाना आता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके घर में भी आता होगा। इसी प्रकार से ऐसा डब्बा आपके यहां आता होगा जब आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, जो पैक होकर बाहर से खाना आता है किसी भी होटल से या रेस्टोरेंट से, तो इस तरह के डब्बे में आता है। ये प्लास्टिक, इसको ब्लैक प्लास्टिक बोलते हैं। फिर देखिए, आप एक और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह के थाली में भी आपके पास कभी ना कभी खाना आया होगा। ये ब्लैक प्लास्टिक की एक थाली है, इसमें खाना पैक होकर आता है। छोटे डब्बों की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे डब्बों में भी हो सकता है आपके घर में खाना पैक होकर कभी न कभी आया होगा। क्या आपने देख लिया? ब्लैक प्लास्टिक के कुछ दूसरे बर्तन भी आते हैं जो रसोई में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये बर्तन है। इन्हें भी लोग इस्तेमाल करने के बाद रख लेते हैं। ये चम्मच देखिए, ये प्लास्टिक की चम्मच भी आपके साथ आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं और ये बिल्कुल हमारे शो के थीम के साथ मैच कर रहा है, ब्लैक। और ये देखिए, इस तरह के बर्तन भी ब्लैक प्लास्टिक में आते हैं। देख रहे हैं आप? और मुझे यकीन है कि आपकी रसोई में भी इनमें से कुछ बर्तन जरूर होंगे। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो खाना ऑर्डर करते हैं, इस ब्लैक प्लास्टिक के बर्तन में खाना आता है, उसके बाद वो इन बर्तनों को अपने घर में ही रख लेते हैं और फिर रसोई में उन्हें काम में आगे भी लेते रहते हैं। अब रेस्टोरेंट्स में और दुकानों में खाना और दूसरे खाद्य पदार्थ पैक करने के लिए इस ब्लैक प्लास्टिक से बने कंटेनर्स और डिब्बों का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में आजकल हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत से लोग इस्तेमाल के बाद इन डब्बों को फेंकते नहीं हैं और इन्हें धोकर बार बार अपने घर की रसोई में इस्तेमाल करते रहते हैं और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये डिब्बे बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सुविधाजनक होते हैं, जिसमें आसानी से खाने को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको घर में किसी के घर में कुछ खाना पहुंचाना है तो बहुत सारे लोग इसी को रिसाइकल करके इसी में खाना भर के दे देते हैं। इसीलिए अब इन ब्लैक प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और ये ब्लैक प्लास्टिक सिर्फ रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है और शायद आपकी रसोई में भी स्टील और लकड़ी के बर्तनों की जगह अब ब्लैक प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल हो रहे होंगे। लोग डिस्पोजेबल बर्तनों के रूप में भी ब्लैक प्लास्टिक की प्लेट्स, इस तरह की कटोरी और चम्मचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि यह ब्लैक प्लास्टिक आपके लिए खतरनाक क्यों है। ब्लैक प्लास्टिक में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डीकाब्रोमो डाइफेनाइल ईथर प्रमुख है और इसे डेका बीडीई भी कहते हैं। डेका बीडीई एक फ्लेम रिटार्डेंट यानी अग्निरोधी केमिकल होता है जिसकी वजह से इन बर्तनों में आसानी से आग नहीं लगती। लेकिन जब ब्लैक प्लास्टिक से बने बर्तनों में खाना, खास तौर पर गर्म खाना पैक किया जाता है, जब इस ब्लैक प्लास्टिक के बर्तन में आप गर्मा गर्म खाना पैक करेंगे तो इसमें मौजूद केमिकल्स आपके खाने में पिघलकर मिल जाते हैं और फिर आपके खाने के जरिए आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये केमिकल प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है और गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये शरीर में हार्मोन सिस्टम को असंतुलित कर सकता है और शरीर की इम्यूनिटी को भी कम कर सकता है। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि 3 साल पहले अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन हमारे देश में अब भी ये खुलेआम भारत में ब्लैक प्लास्टिक बर्तनों में खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में इस पर प्रतिबंध लग चुका है और अब ये ब्लैक प्लास्टिक घर घर तक पहुंच चुका है। आपके घर में भी जरूर मिलेगा आपको। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों के खून में ये अग्निरोधी केमिकल ज्यादा पाया गया उनमें कैंसर होने की संभावना 300% ज्यादा थी। ब्लैक प्लास्टिक में पाए जाने वाले दूसरे खतरनाक केमिकल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। इसके अलावा इससे सांस संबंधी बीमारियां भी आपको हो सकती है। ब्लैक प्लास्टिक शरीर के साथ साथ आपके पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसका अधिकतर हिस्सा रिसाइकल नहीं हो पाता क्योंकि रिसाइकलिंग के दौरान प्लास्टिक को इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से अलग किया जाता है, लेकिन ब्लैक प्लास्टिक मशीन में स्कैन नहीं हो पाता और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक समय था जब हमारे देश में खाने पीने के लिए पेड़ के पत्तों से बने दोने इस्तेमाल होते थे, पत्तल का प्रयोग होता था, शुद्ध मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल होता था और दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल होता था। ये प्राकृतिक होते थे, शुद्ध होते थे और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। लेकिन अब हमारे यहां दोने, पत्तल और कुल्हड़ की जगह प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेट्स ने ले ली और जब हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं तब विदेशों में पेड़ के पत्तों से बने दोने और पत्तल की मांग बढ़ रही है। कुछ साल पहले जर्मनी में कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जो पत्तों से दोने और पत्तल बना रहा है, पत्तों से, और ये वहां के लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है। तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आप इस तरह के प्लास्टिक के बर्तनों से आप सावधान रहिए। अगर आपकी रसोई में इस तरह का कोई बर्तन आपको मिलता है तो तुरंत उसे फेंक दीजिए। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जहां भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उसे जरूर बताइए कि हमें ब्लैक प्लास्टिक के इस बर्तन में खाना नहीं चाहिए। भूल कर भी इसमें गर्मा गर्म खाना कभी मत रखिए क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपने भी आजकल देखा होगा कि अक्सर लोगों को आपके आसपास भी अचानक पता चलता है कि किसी को कैंसर हो गया। आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, ये सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, अच्छा खाना खाता है, तो फिर इसे कैंसर कैसे हुआ? या अचानक कोई और शरीर में समस्या जो आ जाती है कैसे हुई? हम लोगों के जो मापदंड हैं वो यही तो हैं कि किसकी खाने पीने की आदतें कैसी हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि आप चाहे कितना भी शुद्ध भोजन करते हो, लेकिन अगर आप इस तरह के बर्तनों में खाना खा रहे हैं या पका रहे हैं तो फिर कोई ना कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर ही जाएगी। ये कलयुग है, यहां लोग दूसरे की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा मानते हैं।